नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बजट को बताया जनहित का बजट, कहा 12 लाख की आय कर मुक्त होने से मिलेगी आम लोगों को राहत। सीएम धामी ने दिल्ली उत्तराखंड सदन में ली शारदा कॉरिडोर परियोजना के संबंध में बैठक। परियोजना के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए जॉइंट सर्वे करने के निर्देश। विभागीय मंत्री भी रहे मौजूद। प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद में बीजेपी विधायक ने सरकार से की हस्तक्षेप की अपील। दिलीप रावत ने कहा इससे पहले और बड़े विवाद निपटारा कराए सरकार। केंद्रीय बजट को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। प्रीतम का दावा, बजट ने तोड़ी प्रदेशवासियों की उम्मीद। मांग करने के बाद भी उत्तराखंड को नहीं मिला ग्रीन बोनस। अब खबर देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को कई योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट कर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारदा कॉरिडोर के कार्य में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का जॉइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सकारात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरिद्वार के खानपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच का झगड़ा बड़ा रूप लेने लगा।
है। ऐसे में समाज में भी एक खराब संदेश इन जनप्रतिनिधियों की हरकतों से जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोग भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने इस घटना को उत्तराखंड के लिए एक कलंक माना है और सरकार से ये अपेक्षा की है कि चाहे कोई कितने भी बड़े पदों पर हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा इस तरह के कृत्य की मिलनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि ये चिंगारी बड़ा रूप ले, उससे पहले इसे सख्ती के साथ सुलझाने का प्रयास करें। समझता हूँ कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इससे निपटना चाहिए और अपना पराया नहीं देख के निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको सक्सेस नहीं होना चाहिए। 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र में दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट को समावेशी और किसने युवाओं महिलाओं के लिए बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस बजट पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यह बजट निराश करने वाला बजट है। उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। करबे टाइगर रिजर्व में फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य गतिमान है, जिस क्रम में कार्बेट से सट्टे रामनगर वन प्रभाग में यह गणना का कार्य किया जा रहा है। गौर हो कि टाइगर रिजर्व में हर साल फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य किया जाता है, पर पहली बार टाइगर रिजर्व से बाहर रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य चल रहा है। अब तक इन वन प्रभागों को एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत की जाने वाली बाघों की गणना का इंतजार करना पड़ता था, जबकि टाइगर रिजर्व हर वर्ष फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य करता है। रामनगर वन प्रभाग इस बार पहली बार एक टेरिटोरियल डिवीजन ने फेज 4 मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी उठाया है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि रामनगर डिवीजन में 67 टाइगर्स पाया गया था लास्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में। ये लगभग 10th बिगेस्ट टाइगर रिजर्व होता अगर ये एक टाइगर रिजर्व होता, लेकिन ये एक फॉरेस्ट डिवीजन है। बट यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो सेम टाइगर रिजर्व के जैसे ही किया जाता है। हम रोज एम स्ट्राइप्स के माध्यम से पेट्रोलिंग करते हैं और उसके साथ साथ इस बार फेज 4 भी कर रहे हैं। और इस बार लगभग 110 कैमरास हमने 3 रेंजेस में लगा दिए गए थे और उसका अभी गणना खत्म हो गया है, जो कोसी कोटा और देचौरी है। और अभी फेज 2 में मतलब ब्लॉक 2 में जो कालाडुंगी और देचौरी, कालाडुंगी और फतेहपुर रेंज है, वहाँ पे 65 कैमरास पॉइंट्स हैं, जो टोटल 130 कैमरास लगेंगे। रायवाला थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की 3 वारदातों में फरार चल रहे लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान दीपक थापा निवासी प्रतीक नगर रायवाला के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1,500 रुपए नगद और एक दुकान से चोरी हुआ सामान बरामद किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ई रिक्शा से लूटी गई बैटरी जंगल से बरामद की है। मामले के खुलासा करते हुए रायवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक वीएल भारती ने बताया कि रायवाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सड़क किनारे बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दिया। चेकिंग के लिए रोकने पर संदिग्ध के कब्जे से एक चाकू और कुछ सामान बरामद हुआ। पूछताछ करने पर संदिग्ध ने बताया कि यह सामान चोरी का है। पूछताछ करने पर संदिग्ध की पहचान दीपक थापा निवासी रायवाला के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी राहुल पासवान और सुरेश थप्पा के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले एक ई रिक्शा और एक बाइक सवार के साथ लूट के वारदात को अंजाम दिया है।
टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में विगत 2-3 महीने से उपजिला अधिकारी न होने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कीर्तिनगर तहसील में कुछ गांव आते थे। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उपजिला अधिकारी न होने के कारण स्थायी निवास जन्म प्रमाण पत्र सहित उपजिला अधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र न बनने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द तहसील में स्थायी उपजिला अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों के प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य समय पर हो सके। यदि स्थायी उपजिला अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें और जो लोगों के काम रुक रहे हैं चाहे जो भी काम है उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे। और के कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, इससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सकें। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं क्योंकि ये मेरा घर है इधर पास में ही और मैं आज मुझे भी एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं और जब मैंने पता किया अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका ट्रांसफ़र बहुत पहले हो गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर जो है एसडीएम नहीं है और एक अतिरिक्त परिवार जो है नरेंद्र नगर के एसडीएम को दिया गया है। देश में नागरिकों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए चलाए गए प्रकृति परीक्षण अभियान का फेज 2 समाप्त हो गया है। फेज 2 में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। प्रदेश के राज्य समन्वयक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सक DK श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकृति प्रशिक्षण के सभी तक 1,29,51,000 नागरिकों के स्वास्थ्य का डेटाबेस तैयार किया गया है। ये डेटाबेस आयुर्वेद चिकित्सकों के माध्यम से आयुष मंत्रालय के पास संरक्षित किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि हर वर्ष बदलते मौसम के दौरान किस प्रकृति के नागरिक को किस प्रकार का भोजन खाना है और किन सावधानियों को बरतना है, इसकी जानकारी आयुष मंत्रालय की ओर से संरक्षित डेटाबेस के नागरिकों को पहुंचाई जाएगी। लालकुआ उत्तराखंड को क्षमा नागरिक संहिता कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लालकुआ विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका के आवास पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी लागू करने के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। संविधान निर्माण के समय से ही कहीं न कहीं उस समय भी दिमाग में थी और ये था इसको भविष्य में अवसर मिलने पर लागू किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार इसके लिए निर्देशित किया सरकारों को, कई आयोगों ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से कमिटमेंट था कि हम इस टाइप का विधेयक लाएंगे। अभी उत्तराखंड सरकार लाई है। उत्तराखंड के जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर में एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर सवाल खड़े किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। रुद्रपुर में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले तमाम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम को बताया कि बीते दिनों भाजपा की एक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को काफी संघर्ष के बाद मिली भूमि पर सवालिया निशान
खड़े किए हैं। आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सेनानियों को जिस समय सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी उसी समय यहाँ जंगल हुआ करता था और उस समय किसी को भी नहीं पता था कि आज के समय ये भूमि कीमती हो जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता के बयान पर आपत्ति जताते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ता सुरेश गौरी पर कार्रवाई की मांग करते हुए उसके द्वारा कटी गई अवैध कॉलोनियों की जांच करने की मांग की है। भारतीय लोग भी हैं, उसमें सैनिक संगठन भी हैं, उसमें जो पाकिस्तान से आए हैं लोग, सब लोग हैं। तो पूर्वांचल का मामला नहीं है तो गौरी कर रहा है पहाड़ पूर्वांचल, कहीं है ही नहीं जी। अभी सैनिक संगठन में और वो सब भारतीय लोग आए थे, तो ये उस चीज़ को घुमा रहा है गौरी कि पहाड़ और प्लेन कर रहा है, कहीं है ही नहीं। चुनाव कहीं वो बात नहीं है कि किसने किसको लड़ाया। भाई अगर किसी ने कहता है कि पार्टी के खिलाफ जाके इन्होंने काम किया तो उसके खिलाफ शिकायत करे, उसके खिलाफ प्रूफ दे, उसको पार्टी से निष्कासन करवाए, कार्रवाई करवाए, वो एक अलग विषय है। विषय ये है कि उसने बड़े बेअंदाजी तरीके में ये कहा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है, कमाई की है, और ये जो लोग हैं 15-15 एकड़ फ्री वाले हैं, हमने मेहनत करके बसाया है। तो ये बताइए, जिसने राष्ट्र के लिए जो लड़ा हो, जो सीमा के लिए लड़ा हो, जो देश के लिए लड़ा हो। 38वें नेशनल गेम्स का प्रत्येक चिन्ह मोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में चल रहे योगासन खेल में अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पाद खेल प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इन स्टॉलों में मिनट से लेकर एपन, तावे के बर्तन सहित हैंडलूम वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है ताकि 22 राज्यों से आए खिलाड़ी यहां स्थानीय उत्पादन को जान सके और प्रतिभागी इन स्टॉलों पर जाकर उत्पादों का जायजा ले रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय खेल के लिए यहां स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए गए, जिसमें कई उत्पाद के साथ ही हस्तशिल्प की सामग्री रखी गई है। देखिए, यहाँ पे हमारे जो अल्मोड़ा ज़िले में योगासन इवेंट हो रहा है नेशनल गेम्स का, इसमें हमारे द्वारा ये ट्राई किया गया है कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूस हैं उन्हें यहाँ पे जो मार्केट मिल सकती है और हम अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे द्वारा 5 स्टॉल्स लगाई गई हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे द्वारा मिलेट के द्वारा जो बनाए जा रहे खाने के प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारा जो एपन आर्ट है वो है, हमारा साड़ी, यहाँ पे एक हमारा अलंकृता सेंटर है, उसकी साड़ियाँ जिसमें हमारी यहाँ की लोकल लड़कियों को जो हमने स्किलिंग प्रोवाइड की है उनकी साड़ियाँ हैं, ट्वीड और उससे रिलेटेड जो हमारा हैंडलूम प्रोडक्ट्स है वो भी है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, हमारे जो पूरे देश से जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन तक भी ये प्रोडक्ट्स दिखाए जाएँ और उन वो भी अगर अच्छे लगे तो ज़रूर यहाँ से उन। खटिमा के इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने तथा डिमार्केशन की कार्यवाही एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा वन विभाग की एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एएसबी तथा पुलिस विभाग के मौजूदगी में बीते कई दिनों से चल रही है। इसी क्रम में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्य पिलर तथा सब पिलरों के आसपास नो मेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया तथा चिन्हीकरण भी किया गया। वहीं एसडीएम बिष्ट ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैक्टर ड्राइव कर नो मेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया। वहीं इस मामले में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मुख्य पिलर और नो मेंस लैंड में चिन्हित अतिक्रमण को राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, एएसपी, पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया है। सभी लोग राजस्व विभाग, एसएसबी, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं हम नो मेंस लैंड पे और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। तारीख को हमारे द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया जाता है जिसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन और एसएसबी, इन्होंने जहाँ पर भी हमारे नो मेंस लैंड में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से एक ऐसा मामले सामने आया है जिसे देखकर जनता हैरान है, तो वहीं चर्चा है कि ये एक कुदरत का ही करिश्मा है जहां मौसम सर्द है और ऐसे में घर में
समरसेबल से उबलता हुआ गर्म पानी निकले तो इसे क्या कहेंगे, लेकिन लोगों ने इसे आस्था से जोड़कर रख दिया, जबकि इस मामले में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया। मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम नारायणपुर निवासी विक्रम सिंह पुत्र छोटे सिंह ने करीब 2 साल पूर्व अपने मकान में समरसेबल कराया था, लेकिन सुबह करीब 7 बजे रोज की तरह जब समरसेबल चलाया तो समरसेबल से अचानक खोलता हुआ गर्म पानी निकला। गृहिणी महिला रानी देवी ने पानी की बाल्टी में जैसे ही हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया, जिसे देख ग्रामीण दंग रह गए। उन्होंने इसे आस्था का प्रतीक मानते हुए कहा कि यह किसी कुदरत की करिश्मा से कम नहीं है। सर्दी में गर्म पानी तो निकलता है, लेकिन देहात का पानी हमने कभी नहीं देखा, तो इसलिए इसको आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने कहीं लोने से बटन दबा तो देखा तो इतना गर्म आ रहा है, मैं कहीं बंद कर यो भी नहीं कहीं गर्म पानी है, मेरा गर्म ही निकल लिया, जितना चला रहे थे उबल के निकल लिया। कभी ये कि कुछ तार पार शॉर्ट हो गया हो, इसलिए 2-2 3-3 मिस्त्री बुला लिए, तो मोटर सब ही बता सही चल रही है। इतने जाड़ों में तो तेज गर्म पानी निकल रहा है कि उस महिला गृहिणी ने जब वॉशिंग मशीन में उस पानी को डाला और हाथ लगाया तो उसका हाथ भी जल गया। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कुदरत का क्या करिश्मा है कि इतना गर्म पानी जो गीजर से भी इतना तेज गर्म नहीं होगा। ज़मीन के अंदर ही कुछ भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, बाकी मोटर में और कोई दिक्कत नहीं है। मोटर चल रही है, ज़्यादा समय तक चलेगी तो खराब हो जाएगी। गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों ने मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड के लाइसेंस जारी करने का विरोध किया है। मुस्लिमों को लाइसेंस जारी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि राफ्टिंग गाइड मुनिकृति स्थित गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के कार्यालय पहुंचे। यहां गाइडों ने समिति के सचिव से मुलाकात की, उनको अपनी मांग के संबंध में अवगत कराया। कहा कि गंगा में हिंदुओं की आस्था है, लेकिन मुस्लिम समाज गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। दूसरे राज्य के मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड जारी होने से स्थानीय गाइडों को हक प्रभावित होंगे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समुदाय को अलाउड न किया जाए, और दूसरा जो लाइसेंस बन रहा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको मिले। और दूसरी बात, अगर आइडेंटिफाई कर रहा है उत्तराखंड टूरिज्म उनको लाइसेंस दे रहा है तो उसमें तरीके से इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं, उन्हें भी पता है राफ्ट का ये क्रॉस ट्यूब है, ये क्या अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज हो रखते हैं। तो द्वारा कुछ बिंदु मेरे सामने रखे गए जो स्पेशली गंगा की पवित्रता के को सम्मान देने के संबंध में, तो उसमें मैं उनके द्वारा जो भी बिंदु थे वो मेरे द्वारा सुन लिए गए हैं और मैं उसको जो है अपने सीनियर्स को जो है उसी अकॉर्डिंग अवगत करा दिया है। जैसे देश में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब सरकार के बाद सरकारी संस्थाएं भी आगे आने लगी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य भी लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के टिप्स देने में लगे हैं। इसी कड़ी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ खुराना एक सामाजिक संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जा सकता है, इस संबंध में टिप्स भी बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य सोहन प्रजापति ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद छात्र छात्राओं के अंदर कई प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा भी देखी गई। सवालों के जवाब देकर छात्र छात्राओं के जिज्ञासाओं को शांत किया गया। खुराना एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और शिक्षक नरेंद्र खुराना ने बताया कि शिक्षा के छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जानी बेहद ज्यादा जरूरी हो गई है। कानपुर विधायक और पूर्व विधायक की व्यक्तिगत लड़ाई अब समाज और समर्थन बदलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर दो व्यक्तियों के निजी मामले से समाज में भी कटुता बढ़ने के असर नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में सैकड़ों गुर्जर समुदाय के लोग कानपुर में इकट्ठा हुए तो
विधायक उमेश शर्मा के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोग भी अपना समर्थन देने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उमेश कुमार को बैठक में जाने से पहले ही डोईवाला में रोक दिया और उनके समर्थकों को भी इकट्ठा नहीं होने दिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में खाई जरूर पैदा कर देती है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली की माने तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई अगर समाज तक चली जाए, खास बात तो तब सनातन के नाम पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा में एक ही समुदाय के लोग अलग अलग बिरादरी में बैठ रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, ऐसे में उन लोगों को भी सोचने और समझने की जरूरत है। राजनीति में एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। निजी हितों के लिए लोग समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस रूप में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, उचित नहीं है। समाज किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज तो सबका है। और दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई में समाजों को कूदना ठीक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर सनातन को लेकर बहस चल रही है और अगर सनातन प्रेमी या सनातन को मानने वाले समाज ये आपस में अगर द्वेष रखेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन को चोट पहुंचती है। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्तियों की लड़ाई है, अपराध घटित हुआ है, उस अपराध पर कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार उसका संज्ञान ले रही है, न्यायालय उसका संज्ञान ले रहे हैं। उसमें समाजों को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है, कोई समाजों की लड़ाई नहीं है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस पहले का उद्देश्य सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना है। एक सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और सभी हिताधिकारी को सड़कों पर चलते समय दूसरों की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाने ले लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को समझने और उन्हें रोकने के उपाय से संबंधित विभिन्न जागरूकता के अभियान शामिल हैं। स्कूल कॉलेज के छात्रों, ड्राइवरों और अन्य सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने की योजना भी बनाई गई है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि आरटीओ परिषद देहरादून में भी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर ड्राइवर, कंडक्टर एवं आरटीओ कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया। इस अवधि में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि कैसे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप के रैली भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ड्राइविंग में वो होता है आपका विजन। आपकी आंखें कैसी हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है या कुछ समस्या उसमें है और गाड़ी चलाते रहते हैं। कई बार ये समस्या और गंभीर होती जाती है। तो हमारा प्रयास है कि जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और जो भी लोग ड्राइव करते हैं उनको पता हो कि उनकी आंखों की पोजीशन क्या है। अगर कुछ कमी है तो उसका समय से इलाज किया जा सके। इसी को लेकर के हम लोगों ने आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक आई कैंप किया है। इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, काफ़ी एक्सपर्ट टीमें हमारे पास आई हुई हैं और अभी तक 50 से अधिक लोगों ने बेनिफिट भी उठा लिया है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर हैं जो हमारे ऑफिस में काम कराने वाले लोग हैं या हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। इन सब लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन के समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।